मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ मेरी प्लस क्लासेस में, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये चल रही है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में पिछले 33 ईयर्स में नीट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वेव ऑप्टिक्स से, सारे के सारे इसी एक सिंगल वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबकी थ्योरी भी रिवाइज कराऊंगा, हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देखने वाले हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी शुरू। सबसे पहले सबसे काम की बात, इस सीरीज के सारे कलरफुल नोट्स और कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिए आपको आ जाना है bit.ly/physicsendgame। वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदले में सिर्फ वीडियोस को शेयर कर देना है, और शेयर करोगे विद #physicsendgame। और मुझे टैग भी कर सकते हो आप @vikrant ऑल्सो फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ताकि मेरी जब भी फ्री स्पेशल क्लासेस होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि आईफोन एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। डाउनलोड करो, फिर अपना फ्री अकाउंट बनाओ। एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। फ्री अकाउंट बना के क्या करोगे, सबसे पहले सर्च करोगे VIKRANT, तो मुझे सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, इसको टैप करना। उसके बाद आपको इस तरीके से मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी। फॉलो का बटन दबा दो, देखो यार कितने कम फॉलोअर्स हैं। और साथ में फिर फॉलो करने के बाद आप मेरी पहले की जो एग्जिस्टिंग लाइव क्लासेस है उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह के थ्योरी क्लासेस भी होती है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्लासेस भी होती है। आप सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन किसी भी क्लास को देखने से पहले आपको अपना फ्री प्लान अनलॉक करना पड़ेगा। अगेन इट इज़ फ्री। और कोई भी प्लान अनलॉक करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर सकते हो, VIKRANT। उसके बाद ये अनलॉक का बटन दबा देना। इस तरीके से आपकी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, आप इस तरीके से क्लासेस देख पाओगे। एक डिजिटल बोर्ड होता है जहाँ पे डेटा कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। यूट्यूब में बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं हमारा पूरा का पूरा डेटा खत्म हो गया। तो यहाँ पे डेटा कम कंज्यूम होता है, आप डाउट्स पूछ सकते हो। ऑडियो के जरिए भी आपको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। यूट्यूब पे भी मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं सकता, मैं कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा डिलेट चलते हैं। साथ में हमारे पास अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जैसे कि प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और बैचेस चलते रहते हैं। हर हफ्ते नए नए बैचेस लॉन्च होते रहते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस कोर्सेज में हर चौथी क्लास डेडिकेटेड डाउट सेशन होता है, तो आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे, लाइव इंटरैक्ट कर पाओगे। इंडिया की टॉप फैकल्टी अनअकैडमी पर लाइव पढ़ा रही है। बहुत सारे टेस्ट और क्विज होते रहते हैं, तो आप चेक भी कर पाओगे कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आप पढ़ के क्या एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अपने कॉम्पिटिशन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। साथ में आता है फिर एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ में मिलता है आपको एक्स्ट्रा स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच एक 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी। और सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाए तो करियर में आप पता नहीं कहाँ पहुँचोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। साथ में आप लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको 1-on-1 लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं। कैसे लेना है प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उसके लिए आप ऐप में ही ले सकते हो। प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन 2 साल, 1 साल या 18 महीने या 6 महीने के लिए अवेलेबल है। तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, नीट या IIT या जो भी कैटेगरी आपकी है। उसके बाद मेरा कोड यूज़ करना VIKRANT, उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और आप अपना सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। तो आ जाओ पढ़ते हैं लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जिन जिन लोगों ने वीडियो का ये वाला पार्ट स्किप कर दिया है, यूज़ माई कोड विक्रांत ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से होता क्या है, अभी तक हम देखते थे कि हमारी लाइट ट्रैवल करती थी रे ऑप्टिक्स में एक स्ट्रेट लाइन, एक रे की तरह। लेकिन ह्यूजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट जो है वो एक वेव है, और वो वेव फ्रंट की तरीके से इस तरीके से मूव करती है। वेव फ्रंट क्या होता है, देखो किसी भी वेव में, मान लो हमारे पास यहाँ से लाइट रे इस तरफ जा रही थी, तो हमारे पास एक ही वेव फ्रंट होगा जो लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। उनका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम फेज में ऑसिलेट करता है, तो वही एक वेव फ्रंट बन जाता है। अब यहाँ से सब ऑसिलेट करेंगे तो सबसे इस तरीके से वेव्स बाहर निकलेंगे। देखो इस तरीके से सबसे वेव्स निकलेंगे, ऐसे वेव्स निकलेंगी तो हमारे पास फिर फाइनली वेव फ्रंट आप देखोगे आगे बढ़ चुका है। इस तरीके से वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाता है और इस तरीके से वेव प्रोपगेट करती है। अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होता है तो वहां से जब वेव फ्रंट्स निकलते हैं तो वो स्फेरिकल इस तरीके से वेव फ्रंट्स निकलते हैं, ये देखो। और किसी भी वेव फ्रंट पे जाके आप देखोगे तो बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, सबसे इस तरीके से सर्कुलर या स्फेरिकल हमारे पास डिस्टर्बेंस निकला होगा, तो इसीलिए हमारे पास ये फाइनल वेव फ्रंट बनता है और इस तरीके से हमारी वेव प्रोपगेट करती है। तो बस इसमें इतना सा ही है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नीट में पूछे नहीं गए। नीट में इनफैक्ट इससे बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो है ये
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो इनमें से देखो, हमें पता है कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ये सब तो वेव फ्रंट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा ये नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। और इस ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो वो क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका बस यही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एडिशन ऑफ वेव्स। हमारे पास हमने वेव्स में पढ़ा था कि जब हमारे पास मान लो दो वेव्स हैं इस तरीके से एक तरफ आ रही है और इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो जब वो सुपरपोजिशन होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2a एम्पलीट्यूड का इस तरीके से हमें देखने को कुछ मिलता है। अगर हमारे पास दो अलग अलग मतलब ऑपोजिट साइड में डिस्टर्बेंस है इस तरीके से, एक ऊपर है एक नीचे है, तो जब वो सुपरपोज होंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एडिशन ऑफ वेव्स इस तरीके से काम करता है। मान लो हमारे पास दो एम्पलीट्यूड्स हैं A1 एंड A2 और उन दोनों की हमारे पास ओमेगा सेम होगी। हमें बस ये बता दिया कि उनके बीच में कुछ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितना है? पाई का। तो उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं फेजर्स बना करके। अब फेजर्स क्या होता है? इस तरीके से आप वेक्टर एडिशन कर सकते हो। मान लो ये था हमारा एम्पलीट्यूड A1, दिस इज A1। A1 से फाई के फेज डिफरेंस पर हमारे पास A2 है। तो अब इस A2 को मैं मूव करके ले आऊंगा यहाँ पर। तो A1 प्लस A2 हमारे पास ये रिजल्टेंट A आ जाता है। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, तो देखो हमारे पास ये वाले का स्क्वायर प्लस ये वाले का स्क्वायर कर दोगे तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। उसी का फॉर्मूला ये है, एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा हम वेक्टर एडिशन करते थे। अच्छा, हमें और एक चीज़ पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि हमारे फाइनल रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू A1 स्क्वायर जो कि I1 बन जाएगी, A2 स्क्वायर वो बन जाएगी I2, और ये 2A1 A2 में A1 A2 अंडर रूट I1 I2 बन जाएंगे। और कॉस फाई जो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। मैक्सिमा कब होगा? मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? हमारे पास मान लो दो वेव्स हैं और उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। मैक्सिमा तब होगा जब ये I1 और I2 तो देखो उस वैल्यू सेम आने वाली है, जब cos फाई की वैल्यू +1 हो जाएगी उस वक्त हमारे पास मैक्सिमा होगा। cos फाई की वैल्यू +1 कब होती है? जब एंगल की वैल्यू 0 हो, यानी कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों इन फेज है। या फिर हमारे पास 2 पाई, या तो +2 पाई या -2 पाई ऐसा फेज डिफरेंस हो तब भी हमें मैक्सिमा मिलता है। या फिर ±4 पाई हो तब भी हमें मैक्सिमा मिलता है। इसको समझने का और एक तरीका, मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई वेव है तो दूसरी वेव भी उसी तरीके से होनी चाहिए, जब ये मैक्सिमा पे तभी ये मैक्सिमा पे। इसका मतलब इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। या फिर फेज डिफरेंस हो तो इस तरीके से और 2 पाई का फेज डिफरेंस हो जाए, मान लो ये वाला इससे मैच कर रहा है, तब भी हमें मैक्सिमा मिलता है। तो इस तरीके से मैक्सिमा की कुछ वैल्यूज हैं। मिनिमा के लिए हमारे पास उल्टा होता है। मिनिमा के लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो होनी चाहिए प्लस या माइनस पाई या 180 डिग्री, या हम बोल सकते हैं इस कॉस फाई की वैल्यू -1 हो जाए। ठीक है, तो कब होगी? जब फाई की वैल्यू होगी +- पाई या +-3 पाई या +-5 पाई। बस यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स, नीदर लाइट नॉर साउंड वेव्स। तो इसका आंसर होता है किसी भी तरह की वेव में इंटरफेरेंस होगा, और इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। दोनों में ही हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1, देन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स इज। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? A1 बाय A2, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? I1 की वैल्यू है अंडर रूट 4, I2 की वैल्यू है अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 2/1, यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The periodic waves of intensities I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. ठीक है? The sum of the maximum and minimum intensities is। तो हमारे पास
फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। जिस वक्त हमारे पास मैक्सिमा होगा यानी cos phi की वैल्यू +1 होगी, जिस वक्त हमारे पास मिनिमा होगा वहाँ पे cos phi की वैल्यू -1 होगी। तो दोनों का सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। सोल्यूशन देखते हैं। हमें चाहिए द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो पहले तो हम लिखते हैं आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आई की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब cos phi की वैल्यू 1 हो जाए। तो इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 एंड cos phi की वैल्यू है 1। आई मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, आई मिनिमम की वैल्यू के लिए cos phi की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है I1 प्लस I2 -2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। बहुत ही सिंपल। सवाल में पूछा क्या है, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। तो हमें पता करना है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों को जब ऐड करोगे यानी कि इनको ऐड कर लोगे और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आ जाता है 2I1 प्लस 2I2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कलर्स अपीयर ऑन ए थिन सोप फिल्म एंड ऑन सोप बबल्स ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। पहली बात तो उसमें रिफ्रैक्शन तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन साथ में और एक रेलेवेंट इसमें से ऑप्शन है जो हमें मार्क करना पड़ेगा यहाँ पर, वो होता है इंटरफेरेंस। अभी किस तरीके से काम करता है देखो, सोप की बहुत ही पतली सी इस तरीके से थिन फिल्म होती है, ठीक। अब इसमें से मान लो कुछ लाइट आ रही है जो कि हमारी एम्बिएंट लाइट हो सकती है, वाइट लाइट आ रही है, उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट है। अब ये लाइट आएगी, हो सकता है इसमें से कुछ लाइट यहाँ पर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाए और हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो, फिर वो अंदर यहाँ से आकर के इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो इतनी कम होती है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है फेज डिफरेंस, देखो ये वाली जो रे है इसने ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, उसके कारण कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है। और जैसे ही फेज डिफरेंस आ जाता है तो हमारे पास कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसीलिए हमें तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि इस फिल्म का खुद का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। आप अलग एंगल से देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस अलग हो जाएगा, इसीलिए हमें कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं अलग एंगल से। या फिर अगर किसी कारण से इसकी थिकनेस में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है तो भी हमें एक ही सोप बबल के कलर्स ऐसे उस पर तैरते हुए से दिखाई देते हैं। उस पर एक्चुअली कोई कलर तैर नहीं रहा होता, उसकी सिर्फ थिकनेस चेंज हो रही होती है, लेकिन ऐसा हमें विजुअली फील होता है। तो इस टॉपिक से बस इतने से ही सवाल आए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें है क्या, यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। डबल स्लिट में हमारे पास 2 स्लिट्स हैं यहाँ पर, इस तरीके से 2 पॉइंट सोर्स आप उनको मान सकते हो, या फिर वो इस तरीके से लंबी स्लिट भी हो सकती है, लेकिन आप उसको साइड में से देखोगे तो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको एक पॉइंट बनाया हुआ। इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल डी, और वहाँ से कैपिटल डी दूरी पर हमारे पास एक स्क्रीन होती है। अब यहाँ पर से कोई भी एक लाइट आ रही होती है, अगर इस तरीके से आ रही है, या फिर यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा है उससे भी आ रही है, तो यहाँ पर ये जो 2 हमारे पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक नए पॉइंट सोर्स बन जाते हैं जो कि सेम फेज में होते हैं। उनको क्या बोलेंगे हम, कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ से जो भी रे निकलेगी वो सेम फेज में होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो होगा क्या, यहाँ पर से देखो, मान लो कुछ रे निकल के गई ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर से कुछ रे निकल के गई ऐसे इस तरीके से, तो दोनों रेज ने यहाँ पर सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मान लो यहाँ से वेव इस तरीके से जाती है ऐसे 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 ऐसे, जिस वक्त तो यहाँ स्क्रीन पे पहुंची उस वक्त इसका मैक्सिमा था, तो यहाँ से जब वो नीचे से रे पहुंचेगी तो ऐसे ऐसे, तब इसका भी यहाँ पर मैक्सिमा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है हमेशा। यहाँ पर सेंटर वाली जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हमें मिल जाता है मैक्सिमा। फिर मान लो इस पॉइंट से मैं थोड़ा ऊपर की बात करूं, यहां से ये वाली रे ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इस वाली रे ने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हम देख सकते हैं इसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रैवल हुआ है।
और मान लो ये वाला एंगल था थीटा। अब यहाँ पर थीटा एक स्मॉल एंगल है, तो हम इन सभी एंगल को थीटा अज्यूम कर सकते हैं। हमें पूरा का पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट सब में थीटा स्मॉल एंगल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिफरेंस आ जाता है इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ में डिफरेंस है ना। इसका पाथ ये था, नीचे वाली का पाथ ये था, तो इसने एक्स्ट्रा पाथ इतना चला है, उसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स। उसकी वैल्यू आ जाती है डी साइन थीटा। डी यहाँ पर ये डिस्टेंस है दो स्लिट के बीच में, और थीटा ये वाला एंगल है। हम हमेशा अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो डी है वो इस डी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ पर मिनिमा चाहिए तो मिनिमा के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस की वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ पाई। या फिर हम ये बोल सकते हैं, हमारी मान लो एक वेव इस तरीके से थी, तो दूसरी वेव यहाँ पर इसकी एग्जैक्टली उल्टी ऐसी हो जाए। एग्जैक्टली उल्टी हो गई का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो फेज डिफरेंस पाई का है, ठीक है, यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई का है। तो जब भी हमारे पास फाई का फेज डिफरेंस होगा उस वक्त हमारे पास मिनिमा आता है। फिर और थोड़ा ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हमारे पास ये डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी। यहाँ हमारा y इज इक्वल टू 0 है। जैसे जैसे मैं y में ऊपर जाता जाऊंगा, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ये y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि हमारा डेल्टा x इन दोनों पॉइंट से आने वाली रेज के बीच में या वेव्स के बीच में वो बढ़ता जाएगा। उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कभी 0 होगी, कभी λ/2 होगी, कभी लैम्डा होगी, कभी 3/2 लैम्डा होगी, फिर 2 लैम्डा हो जाएगी। इस तरीके से वो बढ़ती जाएगी। देखो कभी 0 है, कभी λ/2 है, कभी लैम्डा है, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 λ/2, फिर ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा। इस तरीके से बदलता जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस। और जब भी पाथ डिफरेंस की वैल्यू लेमडा का मल्टीपल होगी हमारे पास वहाँ पर मैक्सिमा आ जाएगा। या जब भी वो λ/2 या फिर 3 λ/2 या 5 λ/2 होगी तो वहाँ पर हमारे पास मिनिमा आ जाता है। तो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से आते जाते हैं। और सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा चलता रहता है। तो ये जो सबसे सेंटर में हमारे पास मैक्सिमा बनता है उसको हम बोलते हैं जीरोथ मैक्सिमा, उसको फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोलते। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ पहले हमारे पास मैक्सिमा के बाद मिनिमा आता है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा आ गया। फिर और ऊपर जाओगे तो हमें फर्स्ट मैक्सिमा आता है, या फिर और नीचे आओगे तो फर्स्ट मैक्सिमा आता है। फिर और ऊपर जाओगे तो हमारे पास सेकंड मिनिमा आएगा, फिर सेकंड मैक्सिमा आएगा। इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा मिलते चले जाएंगे। अच्छा अगर हमारे पास डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है किन्हीं भी दो वेव्स के बीच में, तो क्या हम फेज डिफरेंस पता कर सकते हैं? उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, डेल्टा एक्स को पहले उसकी वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2π कर दो, इससे हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाता है। अगर हमसे किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछी जाए, तो यहाँ पर इंटेंसिटी पता करने के लिए मुझे चाहिए होगी यहाँ से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी, यहाँ से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी, और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो वो फेज डिफरेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। अब ये क्या हुआ, आई मैक्स यानी यहाँ पर जो मैक्सिमा की हमें इंटेंसिटी मिली है इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, जो भी 5 फेज डिफरेंस है। मैक्सिमा से लेकर दूसरे मैक्सिमा तक या फिर मिनिमा से लेकर दूसरे मिनिमा तक, दो भी कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा है, दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से फ्रिंज बढ़ते हैं, जहाँ पर भी मैक्सिमा होगा वहाँ पे हमें ब्राइटनेस दिखेगी, फिर मिनिमा पे हमें ब्राइटनेस नहीं दिखेगी, फिर ब्राइटनेस दिखेगी, फिर हमें डार्क दिखेगा, फिर ब्राइटनेस दिखेगी, फिर डार्क दिखेगा। तो हमारे पास फ्रिंज इनको बोला जाता है। तो किन्हीं भी दो पीक के बीच में या किन्हीं भी दो जो मिनिमा है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाय स्मॉल डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत सारे काम आने वाली है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लो। ओके, अगर हमसे पूछा है कि nth मैक्सिमा यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा, वो बताओ, तो यहाँ से कितनी हाइट पर, कितने y पर हमें वो मैक्सिमा मिलेगा, उसका हमारे पास फॉर्मूला y इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल D बाई डी। ठीक है, इससे हमें nth मैक्सिमा मिल जाएगा। या फिर हमसे पूछा जाए nth मिनिमा बताओ, nth मिनिमा यानी फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, तो उसके लिए यहाँ पर n की वैल्यू आप रख दोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। देखो दोनों में ही लैम्डा कैपिटल डी बाई डी आ रहा है, यहाँ पे भी लैम्डा कैपिटल डी बाई डी आ रहा है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 2n माइनस 1/2 है। कुछ लोग यहाँ पर 2n प्लस 1/2 भी लिखते हैं, लेकिन उसमें फिर वो चीज़ आ जाती है, n की इनिशियल वैल्यू आप 1 ले रहे हो या 0 ले रहे हो, कहाँ से आप सीरीज स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप इस तरीके से माइनस वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो फर्स्ट मिनिमम में ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। देखो कि इस फॉर्मूले में यहाँ पर आ रहा है हमारे पास लेमडा डी बाई डी, यहाँ पर भी डी बाई डी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल डी ऊपर है, यहाँ पे स्मॉल डी ऊपर है, यहाँ पे स्मॉल डी ऊपर है, यहाँ पर कैपिटल डी नीचे है। जब भी हम इस एक्सिस पे मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट क्या लेते हैं, कितनी ऊपर है चीज़ें, तो तब हमारा कैपिटल डी ऊपर आ जाता है। जब भी हम इस एक्सिस पे तो एक्चुअली कुछ नहीं नापते हम, लेकिन इस साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास इन दोनों का पाथ डिफरेंस है, तब हम नापते हैं वाई डी बाई डी, तब हम स्मॉल डी को ऊपर लेते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका हो सकता है ये। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if the separation between coherent sources is half and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes, fringe width का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। अब हमसे पूछा है बीटा डैश की वैल्यू कितनी होगी। देखो हमारे पास लेमडा की वैल्यू तो चेंज नहीं करी है, हमने क्या किया है, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज हाफ, तो हमारे पास डी बाई टू हो गया यहाँ पर, और जो स्क्रीन से डिस्टेंस है वो डबल कर दिया है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4 लैम्डा डी बाई डी, या फिर मैं इसको 4 टाइम्स बीटा भी बोल सकता हूँ। तो जो हमारी इनिशियल फ्रिंज विड्थ थी उसकी 4 गुना हो गई है, हमारा आंसर हो जाएगा बी 4 टाइम्स। बहुत ही आसान सवाल था और एग्जैक्ट सवाल रिपीट हुआ, ये 2020 में आया था और हमारे पास 2013 में भी सेम क्वेश्चन आया है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड, the separation between the slits is reduced to half, as a result the fringe width is again इसका आंसर आ जाता है सी। आप चेक कर सकते हो और बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है यार, ये देखो b इज इक्वल टू लेमडा डी बाय टी। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी वेवलेंथ को डबल कर देंगे, कभी इसको डबल कर देंगे, कभी इसको हाफ कर देंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इस पे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 millimeter. If the whole apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width will be. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें पता है कि जब भी हम किसी मीडियम में चले जाते हैं जिसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की तो चेंज नहीं होती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो हमारी वेवलेंथ लेमडा से जाने वाली है लेमडा डिवाइडेड बाय एन, छोटी हो जाती है वेवलेंथ। ओके, तो अब बताओ हमारी बीटा में क्या फ़र्क पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, उसका फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाय डी। अब जब हम किसी भी सेटअप को डाल देंगे किसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मान लो फ्लूइड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा, हमारी कैपिटल डी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमारी स्मॉल डी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमारी वेवलेंथ बदल जाती है। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी थी 0.4, बीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी लेमडा डैश डी बाय डी। अच्छा, लेमडा डैश कितना हो गया, लेमडा डैश हो गया है लेमडा अपॉन 4/3 इंटू डी बाई डी। यहाँ से हमें पता चलता है इसकी वैल्यू आ जाती है 3/4 लेमडा डी बाई डी। अच्छा ये देखो, ये लेमडा डी बाई डी की वैल्यू तो यहाँ से ये है, तो ये आ जाता है 3/4 इंटू 0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.3। यूनिट क्या थी, mm थी पहले, तो यहाँ भी mm होगा। हमारा आंसर आ जाएगा A 0.3 mm, और अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स लगाओगे तो सिर्फ 0.3 आना चाहिए, 0.30 क्यों कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सब बातों में हम नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरफेरेंस वॉज ऑब्जर्व इन इंटरफेरेंस चेम्बर वेयर एयर वॉज प्रेजेंट। Now the chamber is evacuated and if the same light is used, a careful observer will see. Careful observer क्यों हुआ, ये सिर्फ ऑब्जर्वर भी हो सकता था। केयरफुल क्यों है, क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीज़ को भी देख लेता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शंस
हम अगर एयर का एन एयर की वैल्यू अगर हम 1 लेके चलें तो हमारे पास कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा की वैल्यू होती है लेमडा डी बाय डी। अगर हमारे पास एन एयर की वैल्यू 1 है तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा ऑब्जर्वर है केयरफुल, तो एन एयर इज नॉट इक्वल टू 1, वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है। उस केस में क्या होगा, बीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू थी एन एयर, अब हमने वैक्यूम बना दिया है तो ये बचेगा सिर्फ लेमडा डी बाय डी विच इज़ इक्वल टू एन एयर टाइम्स जो कि हमारा इनिशियल फ्रिंज विड्थ थी। अब एन एयर 1 से बड़ा है तो एक्चुअली हमारी फ्रिंज विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर आता है इंटरफेरेंस विद लार्जर विड्थ, हमारा आंसर आने वाला है। अच्छा, इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और आप इसको समझो, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब वैक्यूम यूज़ होता है तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ होती है। जब भी हम उसमें एयर डाल देंगे तो फ्रिंज विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद हम उसमें वाटर डाल देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने देखा था कितना था, 4/3, तो और थोड़ी विड्थ कम हो जाएगी। उसके बाद हम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाला कोई लिक्विड डाल देंगे तो फ्रिंज विड्थ और कम हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, ये तो अपन हमेशा मान के ही चलते हैं, a point on the screen corresponding to the fifth minimum has path difference। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए फिफ्थ मिनिमम, तो हमारे पास मिनिमा का फॉर्मूला क्या है, मिनिमा के लिए y इज इक्वल टू 2n माइनस 1/2 टाइम्स लेमडा होता है। n इज इक्वल टू हम फिफ्थ रख देंगे क्योंकि हमें फिफ्थ मिनिमम चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9/2 लेमडा विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब इसको डायग्राम बना के भी देखते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आप इसको इस तरीके से देखो, हमारे पास यहाँ पर ये है स्क्रीन बड़ी सी, यहाँ पर हमारे पास वो 2 स्लिट्स थी, और यहाँ पर होता क्या है, देखो इस चीज़ को समझोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस पॉइंट पर जो एग्जैक्टली सामने होता है वहाँ पर फेज डिफरेंस होता है 0, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू भी होती है 0, मैक्सिमा मिलता है हमें, ठीक। फिर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, मान लो इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाती है λ/2, हाफ वेवलेंथ गया, हाफ वेवलेंथ गया यानी फेज डिफरेंस हो गया है पाई का, तो वहाँ पर हमें मिलता है मिनिमा, ये होता है मिनिमा जो कि है हमारा फर्स्ट मिनिमा। तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू जब लेमडा हो जाएगी हमारा फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारा कितना 3/2 लेमडा, हाफ हाफ लेमडा हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड मिनिमा। फिर हम और ऊपर जाएंगे तो हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 लेमडा, ये हमारा सेकेंड मैक्सिमा हो गया। फिर देखो चलते चलो ऊपर, ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5/2 लेमडा, दिस इज थर्ड मिनिमा। और इसी तरीके से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 7/2 लेमडा पे हमें मिलेगा फोर्थ मिनिमा, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 9/2 लेमडा पे हमें मिल जाएगा फिफ्थ मिनिमा। सबको क्लियर है? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन फॉर्मूला याद कर लोगे तो डायरेक्टली चीज़ें हो जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं। In a Young's double slit experiment carried out with light of wavelength lambda is equal to 5000 angstrom, the distance between the slit is 0.2 millimeter and the screen is 200 centimeter or 2 meter from the slits. The central maximum is at x is equal to 0. The third maximum, taking the central maximum as 0th maximum, will be at x is equal to। बहुत ही आसान सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं तो हमें पता है वो y डायरेक्शन, जैसे हमारे पास ये है, वो y डायरेक्शन जिस वक्त हमारे पास कौन सा मैक्सिमा है, थर्ड मैक्सिमा, तो हमारे पास मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स लेमडा डी बाय डी, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, n की वैल्यू है 3, लेमडा की वैल्यू है 5000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग है तो उसको ऐसा यूनिट में लाएंगे। कैपिटल डी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर।
डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, वो है 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ से ये कट जाएगा, इस तरीके से आ जाता है 10, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5 यानी कि 15 इंटू 10⁻10 था, और यहाँ से 3 कम हो जाएगा, यहाँ से 3 कम हो जाएगा, यहाँ से 1 कम हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -3 मीटर, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.5 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर and then in a medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly. बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला है कि हमारे पास मान लो ये सेटअप है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन थी और यहाँ से हमारी दो स्लिट्स थी। अब इसमें हो क्या रहा है, हमने बीच में मान दिया यहाँ पर कोई सा मीडियम है। ओके, तो मीडियम होने की वजह से हमारी लेमडा की वैल्यू चेंज हो जाती है। जिस वक्त हमारे पास एयर है तो 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर, ठीक है, यहाँ से कोई एक डिस्टेंस होगा, यहाँ से कोई एक डिस्टेंस होगा जहाँ पर हमारे पास 5th डार्क है अगर हम एयर यूज़ करते हैं तो, और अगर हम मीडियम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है, 8th ब्राइट। तो हमें सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने। अच्छा, इन दोनों में ही डिफरेंस क्या है? यहाँ पर देखो एयर था, यहाँ पर कोई सा मीडियम था, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई सा मीडियम यूज़ किया था। अगर एयर में हमारे पास वेवलेंथ होती है लेमडा, तो मीडियम में हमारे पास वेवलेंथ कितनी हो जाती है, लेमडा डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल हो जाता है। देखो 8 ब्राइट के लिए जो ऊपर की तरफ हमारे पास डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 लेमडा d/d, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेमडा ये नहीं है, लेमडा की जगह हमें ये यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेमडा बाय n इज इक्वल टू हमारा 5th डार्क की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 इंटू 5 -1 डिवाइडेड बाई 2, इतने टाइम्स लेमडा d/d। यहाँ से देखो कितनी सारी वैल्यूज कट गई, लेमडा से लेमडा कट गया, डी से डी कट गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया। हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, n इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 5 10 -1 यानी कि 9। इसकी वैल्यू आती है 16/9 यानी कि 1.6 से थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर एक्चुअली इसका आप देखोगे तो 1.78 उसकी वैल्यू आती है, 1.69 नहीं आती। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.9 millimeter apart and fringes are observed 1 meter away. If it produces second dark fringe at a distance of 1 millimeter from central fringe, the wavelength of monochromatic light used would be। तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर जो स्क्रीन है, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा था, उसके बाद हमसे पूछा क्या है, इफ इट प्रोड्यूसेस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट डार्क होगा, फिर हमारे पास फर्स्ट ब्राइट होगा, फिर हमारे पास सेकेंड डार्क होगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर। हम यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास सेकेंड डार्क के लिए y की वैल्यू आती है 1 मिलीमीटर। सेकेंड डार्क की वैल्यू क्या आ जाती है, 2n-1/2 लेमडा d/d। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज रखते जाओ। 1 मिलीमीटर इज 1 इज इक्वल टू 1 को लिखेंगे हम 10⁻³ 2n, n की वैल्यू हमें बोली है 2, तो ये हो जाता है 4 - 1 यानी कि 3/2। लेमडा की वैल्यू हमें पता करनी है। कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है हमें 0.9 मिलीमीटर, तो इंटू 10⁻³ यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यूज क्या आती है, लेमडा इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻6 इंटू 2/3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻⁷ ये हो गया 6
और हमारा आंसर है 6 × 10⁻⁷ मीटर आएगा ये। तो हमारे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इसको हम कर देंगे 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, 2 बार आया है ये, ओहो, फिर से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. अब ये नई चीज आई है, angular width. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास देखो क्या होगा, यहाँ पर से वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है, यहाँ हमें मिलता है मैक्सिमा, यहाँ पे हमें मिलता है मिनिमा, फिर हमें मिलता है मैक्सिमा, और हमारी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो ये होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टी बाय स्मॉल डी। अब हमसे पूछा है कि इसका एंगल की वैल्यू दी है, इस बार हमें ये वाली लेंथ में डिस्टेंस नहीं दिया गया है, हमें इस तरीके से एंगल बता दिया है, ठीक है। तो क्या एंगल बताया हमें, द विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड, तो हमें ये समझ लो यहाँ से कुछ ऐसी विड्थ होगी, ये थीटा। अच्छा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये पता है जब भी हम उसको किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालते हैं तो हमारी ये सारी की सारी विड्थ ऐसे श्रिंक हो जाती है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ऐसे श्रिंक हो जाती हैं। तो जो भी वैल्यू अभी है बाद में वो भी श्रिंक हो जाएगी, और कितनी श्रिंक हो जाएगी, थीटा डैश विल बी थीटा डिवाइडेड बाय एन। अगर हमसे सेम ही चीज़ पूछी है, सेम चीज़ पूछी है ना, फर्स्ट मिनिमा और बाद में भी फर्स्ट मिनिमा का ही पूछा है, तो हम डायरेक्टली कर देंगे 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 4/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 0.15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी between the slits is 2 millimeter. The wavelength lambda of light used is 5896 angstrom, and distance d between the screen and the slit is 1 meter. It is found that the angular width of the fringes is 0.2 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with the same, the separation between the slits needs to be changed to. तो देखो हमारे पास सबसे पहली बात तो बीटा जो कि फ्रिंज की थिकनेस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा डी बाय डी। अब इसमें हमसे एंगल की बात हो रही है, तो एंगल कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास ये इस तरीके से सेटअप है, यहाँ से हम देखते हैं इस तरीके से, हमारे पास यहाँ पे विड्थ होती है बीटा। अगर हमसे कोई पूछेगा ये स्मॉल एंगल थीटा कितना है, तो टैन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बीटा डिवाइडेड बाय डी। अब क्योंकि एंगल सारे स्मॉल है, देखो 0.2 डिग्री, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी विच बिकम्स लेमडा अपॉन डी। अब हमारे पास अगर हमें थीटा को चेंज करना है तो यहाँ पे डिस्टेंस डी, जो भी यहाँ पे स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है, उसको चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लेमडा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब थीटा इंटू डी इज इक्वल टू लेमडा, वो कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि थीटा 1 d1 इज इक्वल टू थीटा 2 d2। वैल्यूज रख दो, थीटा 1 की वैल्यू है 0.2 डिग्री, d1 की वैल्यू थी 2 मिलीमीटर और थीटा 2 की वैल्यू 0.21, तो d2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, d2 की वैल्यू मिलीमीटर में आने वाली है क्योंकि यहाँ पे हमने सभी जगह यूनिट्स मिलीमीटर रखी हुई थी। d2 की वैल्यू आ जाती है, d2 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.21। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन, इसको आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है, देखो हमने एक को बढ़ाया है, यहाँ पर हमने थीटा 2 की वैल्यू बढ़ाई है तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 2 मिलीमीटर से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, इसका आंसर एक्चुअली आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1.9 मिलीमीटर। 1.9 मिलीमीटर एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रॉक्सीमेट आता है। इस तरीके के बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन हमें कहाँ करने पड़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट में भी हम ये सब करते रहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the intensity of light at a point on screen where the path difference is lambda is k. Okay, वैसे जब भी हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 होता है या लेमडा होता है या 2 लेमडा होता है या 3 लेमडा होता है, उस वक्त हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमा। तो हमारे पास मैक्सिमा की
इंटेंसिटी आ चुकी है के। ठीक, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 4 विल बी। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। कैसे करोगे? लेमडा बाई 4 का हमारे पास पाथ डिफरेंस है, उससे आप निकाल सकते हो कि हमारे पास डेल्टा फाई कितना है, और हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया तो फिर हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट, जो भी मैक्सिमम है, इंटू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। जल्दी से सॉल्व करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा, जो भी डेल्टा एक्स होता है आप उसको पहले लेमडा से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से। डेल्टा एक्स हमें पाथ डिफरेंस दिया हुआ है लेमडा बाई 4, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा बाई 4 अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई। तो ये कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है पाई बाई 2। हमें पता है हमारी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। आई नॉट की वैल्यू हमें दी है मैक्सिमा पे, वो है के, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। हमें डेल्टा फाई का हाफ लेना होता है, डेल्टा फाई की वैल्यू है पाई बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई बाई 4, यानी कि कॉस 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और उसका हुआ है यहाँ पर स्क्वायर, तो ये हो जाता है के बाय 2। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें देखो ये भी पूछ सकते थे कि ये जो के इंटेंसिटी है वो लेमडा की जगह लेमडा बाई 2 वाले फेज डिफरेंस पे हो सकती थी, तो उस वक्त तो एक्चुअली के की वैल्यू 0 हो जाती है, या कोई और वैल्यू यहाँ पर हो सकती थी। आपको समझ आ गया होगा क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। और ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन और पूछा गया है नीट में, उसको देखते हैं। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। Distance between the two slits is d is equal to 5 lambda, where lambda is the wavelength on the light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits of the screen placed at a distance d is equal to 10 times of small d? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर बस वो हमारे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन जो होता है ना, थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल है, वो सब थोड़े यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन आप मान के चलो सारे थीटा की वैल्यू स्मॉल है, सारे फॉर्मूले वही सब काम करते रहेंगे। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक डायग्राम। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से सेटअप होता है। यहाँ पर हमारे पास स्लिट में 2 ओपनिंग होती है जिनके बीच का डिस्टेंस होता है डी। हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, ये वाला डिस्टेंस है कैपिटल डी। हमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो है आई नॉट, और हमसे क्या पूछा है कि हमें एक स्लिट के सामने यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें पता करना है। कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितना होता है, तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ये जो 2 रेस आ रहे हैं अलग अलग जगह से, उनमें पाथ डिफरेंस कितना है। तो हमें पता करना है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला होता है वाई इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब देखो y हम नापते हैं इस जगह से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? अगर ये टोटल डिस्टेंस था स्मॉल डी, तो हमारे पास ये डेल्टा, इसकी y की वैल्यू हो जाती है d/2 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास स्मॉल d/d यहाँ पर था ही सही, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो सारी जगह वैल्यूज रखना शुरू करोगे। स्मॉल d की वैल्यू है 5 लेमडा और कैपिटल D की वैल्यू है 10 इंटू स्मॉल d, यानी कि ये हो जाएगा 50 लेमडा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/25 लेमडा स्क्वायर अपॉन 100 लेमडा। ये कट जाता है, हमारे पास ये आ जाता है लेमडा बाय 4। हमारे पास पाथ डिफरेंस आया है लेमडा बाय 4। वैसे तो इस वक्त पता चल जाता है हमें कि इंटेंसिटी आने वाली है आई नॉट बाई 2, पर निकालते हैं वो कैसे आंसर आने वाला है। हमें पता करना पड़ेगा फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू 2 पाई। इसकी वैल्यू आ जाती है लेमडा बाई 4 अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई, यानी कि पाई बाई 2। और हमारी फिर जो फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 होता है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। सेम सवाल है पिछला वाला, इसकी पूरी वैल्यू हो जाती है 1/2। आंसर आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल में खाली गलती है कि जो डायमेंशंस इस तरह के लिए हैं, ये है हमारा 10D, ये है हमारा सिर्फ D। तो ज़्यादा रेशियोज ऐसे हैं, ये आई थिंक स्मॉल एंगल वाले अप्रॉक्सीमेशन काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। आपके लिए नीट में ये सब नहीं सोचना पड़ता है, किस्मत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ्स इन द रेशियो 1:25। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। The ratio of intensity at the maxima and minima in the interference pattern Imax upon Imin is। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो विड्थ ऑफ द स्लिट्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। मान लो हमारी पहली स्लिट का विड्थ थी, यहाँ पर कुछ भी विड्थ थी W, दूसरी वाली जो यहाँ पे विड्थ होगी वो हो जाएगी 25 टाइम्स W। ऑल राइट। अच्छा, ये हमारी ऐसे में स्लिट्स होती है ना, इस तरीके से। तो हमारे पास ये तो कुछ थिकनेस है, जो भी एरिया है जहाँ से हमारी लाइट निकल रही है वो एरिया भी 1:25 में आने वाला है। और हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, हमारी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एरिया से। तो हमारी जो इंटेंसिटीज़ हैं, I1 यहाँ पे मान लो, इसको मैं बोल देता हूँ स्लिट नंबर 1 है, ये है हमारी स्लिट नंबर 2। I1 अपॉन I2 की वैल्यू हो जाती है 1/25। अच्छा, हमें और एक चीज़ पता है, जब भी इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, यहाँ से जो आ रही है उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, इस तरीके से। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√25, यानी कि 1/5, इस तरीके से। वैसे हमें ये करने की भी ज़रूरत है नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी I max अपॉन I min, हमें यही पता करना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास जो मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है √I1 माइनस √I2, और दोनों ही जगह स्क्वायर होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। √I1 की वैल्यू है 1 प्लस √25 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा √1 माइनस √25, दोनों जगह स्क्वायर है। ऊपर हमारे पास आ जाता है 6, नीचे हमारे पास आ जाता है 4, और दोनों तरफ स्क्वायर है। ये -4 होगा, लेकिन स्क्वायर कर दोगे तो फिर अगेन वो +4 हो जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास आंसर आता है 6/4, यानी कि 3/2 का स्क्वायर 9/4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 millimeter apart and are illuminated by photons of two wavelengths, lambda 1 is equal to 1200 angstrom and lambda 2 is equal to 10,000 angstrom. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter apart from the slit will a bright fringe form from one interference pattern coincide with a bright fringe from the other? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर हमारे पास स्लिट्स है और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऐसे स्क्रीन है। दोनों ही लाइट के केस में यहाँ पर तो हमारे पास मैक्सिमा आएगा, लेकिन अब क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग हैं तो हमारे पास एक के अगर मैं मैक्सिमा इस तरीके से मैप करने जाऊँ तो ऐसे आएंगे, दूसरी वाली लाइट के अगर मैं मैक्सिमा मैप करूँगा तो कुछ इस तरीके से वो आने वाले। तो इवेंचुअली ऐसा आएगा कि एक पॉइंट पर हमारे पास फिर से दोनों के मैक्सिमा एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो वो डिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ से वो डिस्टेंस क्या होने वाला है, हमें वो डिस्टेंस पता करना है। अगर हमें मैक्सिमा की डिस्टेंस पता करनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू n लैम्डा d/d। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन से नंबर का मैक्सिमा है, पहला मैक्सिमा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा है मुझे नहीं पता। अच्छा, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या चेंज हो रही है। देखो दोनों ही लाइट के केस में ये d/d की वैल्यू तो बराबर है, और दोनों ही लाइट में अगर मैं मान लूँ कि इस y पर मुझे मैक्सिमा मिल रहा है तो वो y भी दोनों के लिए बराबर। एक का लैम्डा अलग है तो उसके लिए n की वैल्यू बदल जाएगी।
किसी एक वेवलेंथ के लिए वो दूसरा ब्राइट हो सकता है, तो उसके लिए तीसरे नंबर का ब्राइट हो सकता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 में हमें वैल्यू पता करनी है n1 और n2 की, जो कि होने चाहिए स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल। क्योंकि ये एक बार तो यहाँ पर होगा कि हमारे पास दोनों का ब्राइटनेस मैच कर जाएगी, बाद में फिर होगा, फिर उसके बाद फिर हो सकता है, लेकिन हमें पहला वाला पता करना है, यानी कि n1 और n2 की मिनिमम वैल्यूज़ हमें पता करनी है। ऑलराइट, तो वैल्यूज़ रख दो यहाँ पर। हाँ, हमारे पास आ जाता है n1 इंटू लेमडा 1 की वैल्यू है 12000 इज इक्वल टू n2 इंटू 10,000। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये आ जाता है हमारा 5, ये आ जाता है 6। तो n1 इंटू 6 इज इक्वल टू n2 इंटू 5। अब n1 और n2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जो कि इंटीजर भी होनी चाहिए और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पर हमें देख के समझ में आ जाता है, हमें बेसिकली 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर n1 की वैल्यू आ जाती है n1 इज इक्वल टू 5, n2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हमारी जो n1 यानी कि लेमडा 1 यानी कि ये 12,000 एंगस्ट्रॉम वाली जो लाइट है उसका 5th मिनिमा है, और ये जो 10,000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट है उसका 6th मिनिमा है, सॉरी मैक्सिमा है। तो हमें पता क्या करना है, हमें y पता करना है। अब हमें n1 भी पता चल चुका है, हमें n2 भी पता चल चुका है, दोनों में से किसी को भी यूज़ करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू n1 लेमडा 1 डी बाई डी। n1 की वैल्यू कितनी है 5, लेमडा 1 की वैल्यू कितनी थी 12000, डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डिस्टेंस कितना था स्क्रीन का 2 मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, वो थी हमारे पास 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻³ 2 से 2 कट गया, और हमारे पास आ जाता है 12 इंटू 5 60,000 इंटू 10⁻⁻10, और नीचे -3 भी तो था, तो 10⁻⁻7 आएगा, और यहाँ से आंसर आ जाता है 6 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ येलो लाइट एमिटेड बाय सोडियम लैम्प इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी। तो देखो इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम ब्राइटनेस आने वाली है वो सेम आने वाली है, लेकिन हमने चेंज क्या कर दिया है, पहले हमारे पास येलो लाइट थी, फिर हमारे पास ब्लू लाइट है, तो हमारी वेवलेंथ चेंज हो गई है। इसका मतलब हमारे फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाय डी। अगर हमारा वेवलेंथ हमने क्या किया है, येलो से ब्लू कर दिया है, येलो से हम गए हैं ब्लू, इसका मतलब लेमडा डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए नीट में। देखो एक और रिपीट क्वेश्चन, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद ब्लू एंड विद ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ्स this much respectively. If x is the distance of fourth maxima from the central one, then x for blue और x for green उनका कुछ रेशियो है। देखो हमारे पास जो x n होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा d बाय d। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें n की वैल्यू 4 दे रखी है ना, 4 पता करना है हमें, तो x ब्लू उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा d बाय d। हमें पता करना है x ग्रीन इज इक्वल टू 4 लैम्डा ग्रीन डी बाय डी। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मुझे मिलता है x ब्लू डिवाइडेड बाय x ग्रीन इज इक्वल टू लैम्डा ब्लू डिवाइडेड बाय लैम्डा ग्रीन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, लैम्डा ब्लू की वैल्यू है 4360 डिवाइडेड बाय 5460। हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या है, x ब्लू अपॉन x ग्रीन की वैल्यू एक्चुअली जो हमारा आंसर है उसकी उल्टी है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है, x ब्लू इज लेस देन x ग्रीन, तो x ब्लू इज लेस देन x ग्रीन, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In a Fresnel biprism experiment, the two positions of lens give separation between the slits as 16 centimeter and 9 centimeter respectively. What is the actual distance of separation? किसको समझ में आया पहले तो कमेंट कर देना क्वेश्चन, मुझे तो क्योंकि आया नहीं था बहुत देर तक समझ में ये चल क्या रहा है। लेकिन चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, हमें बनाने होते हैं यही पैटर्न बनाना होता है। हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स नहीं मिलते हैं तो हम एक ट्रिक लगा देते हैं। क्या ट्रिक लगाई जाती है, हमारे पास एक सिंगल स्लिट रहते हैं, सिंगल सोर्स रहता है, हम यहाँ पर इस तरीके से दो प्रिज्म रख देते हैं, ऐसे स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म है ये, ठीक है, स्मॉल एंगल। तो अगर यहाँ से एक लाइट ऐसे जाएगी तो वो सीधे नहीं जाएगी, अब वो डेविएट हो जाएगी इस तरीके से, डेविएशन होगा इसका यहाँ पर डेल्टा, राइट। तो ये हमें दिखाई देगा कि यहाँ से ये लाइट आ रही है, ऑल राइट। अच्छा ये एंगल डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, अगर हमारा प्रिज्म का एंगल स्मॉल है, हमने स्मॉल प्रिज्म के एंगल के लिए डेविएशन की वैल्यू पढ़ी थी, वो होता है a इंटू n-1, जहाँ पर a क्या होता है हमारे प्रिज्म का एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, a इज प्रिज्म एंगल, ओके। अब यहाँ से ये लाइट ऐसे जाती है और यहाँ से मान लो हमारी दूसरी लाइट ऐसे आती है और वो यहाँ आती है। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे, कहाँ से देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा एक लाइट मुझे इस स्लिट से आ रही है, दूसरी लाइट मुझे इस स्लिट से आ रही है। तो अब ये बन गया हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यहाँ पे कुछ पैटर्न बन जाएगा, ऑल राइट। तो हमारे पास एक इनके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस d। अब ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, भाई एक्चुअली तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो वर्चुअल है, दिस इज वर्चुअल सेपरेशन एंड दिस इज नॉट एक्चुअल सेपरेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं एक लेंस, कौन सा लेंस रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का फायदा क्या होने वाला है, कॉन्वेक्स लेंस से हमारे पास ये जो एक मान लो ये इसके एक्सिस पर, अब क्वेश्चन बदल चुका है, ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब आ चुका है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास है एक स्क्रीन और यहाँ पर उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो हमारे पास दो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। इसकी कुछ आप देखो, यहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगी, ठीक, यहाँ पर एक बार इमेज बनती है और फिर अगर मैं इस लेंस को दूसरी तरफ ले आऊँ मेरे पास दो बार इमेज बनती है। एक्सपेरिमेंट आपने कर रखा होगा अपने कोर्स में भी यही, तो एक बार यहाँ पर कहीं लेंस होगा तो इमेज बनेगी, दूसरी बार यहाँ पर लेंस होगा तो भी इमेज बनेगी। और उसके मैग्निफिकेशन भी हम चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर ये वाली D हमारी सेपरेशन था, एक केस में हमें यहाँ पर सेपरेशन दिखाई देगा D मल्टीप्लाइड बाय M और दूसरे केस में हमें दिखाई देगा D डिवाइडेड बाय M, राइट। मान लो D टाइम्स M की वैल्यू हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये D बाई M की वैल्यू हमें दे रखी होगी फिर 9 सेंटीमीटर। क्या इससे हमें पता चलता है D की वैल्यू कितनी है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हम पिछले रे ऑप्टिक्स में सॉल्व कर चुके हैं। दोनों को आप कर दो मल्टीप्लाई तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, D² इज इक्वल टू 9 इंटू 16। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाती है D इज इक्वल टू 3 इंटू 4 विच इज 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस टॉपिक से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अच्छा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। वैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बहुत ही मिलती जुलती सी चीज़ें, कब किसको क्या बोले ये सब मतलब उनके बीच में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, काफ़ी ब्लड है चीज़ें और उतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा टैन थीटा वहीं पर अटके हुए हैं यार, हमें इतना क्लैरिटी नहीं चाहिए लाइफ में। ओके, यहाँ पर होता क्या है, देखो इसमें होता है हमारे पास इस तरीके से एक स्लिट होती है, स्लिट की कुछ हमें ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ पर ओपनिंग है ए। अगेन यहाँ पर भी आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ से कुछ लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ से कुछ लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ पर इन दोनों लाइट्स के बीच में होगा कुछ फेज डिफरेंस क्योंकि उनके बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस आ गया था। लेकिन
ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दो सोर्स नहीं है, यहाँ पर हर एक जगह से ऐसे लाइट जा रही होगी, हर एक जगह से इस तरीके से लाइट जा रही होगी। तो अगर मान लो हमें इस जगह पे मिनिमा बनाना है, ठीक है, मिनिमा बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे सारी की सारी लाइट्स एक दूसरे से कैंसिल होनी चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे मिनिमा? मान लो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के कारण अगर यहाँ पर मिनिमा आता है तो इसके थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट और ये वाले सेंटर के थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट, इनके कारण भी यहाँ पे मिनिमा आएगा। फिर इन सभी पॉइंट्स के कारण यहाँ पे मिनिमा आता जाएगा। तो अगर हमारे एक एक्सट्रीम पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच में यहाँ पर कितने का फेज डिफरेंस होना चाहिए? λ/2 का, तब मिनिमा आ जाता है। ठीक, तो हमारे पास ये मिनिमा की कंडीशन आ गई। और एक चीज देखो, अगर इस एक्सट्रीम पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच में हमारे पास फास्ट डिफरेंस आता है λ/2, तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में हमारे पास पाथ डिफरेंस 2 इंटू λ/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू λ। तो यही बस एक की डिफरेंस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और हमारे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट में हमारे पास जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, वहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं होते, वहाँ पे तो बस दो पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों से यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस जब उसकी वैल्यू लेमडा होती है तो वहाँ पर हमें मिलता है मैक्सिमा। हमारे पास सिंगल स्लिट में जब एक्सट्रीम्स, सिर्फ एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं हम, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सबकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सट्रीम की बात करेंगे। जब एक्सट्रीम के कारण फेज डिफरेंस होता है लेमडा तो हमें मिलता है मिनिमा। एक बार मिलता है मैक्सिमा, एक बार मिलता है मिनिमा। और यहाँ पे देखो पैटर्न भी ऐसा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम इसके इमीडिएटली सामने की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके से फ्रिंजेस दिखते थे, ऐसे सभी की इंटेंसिटी हम बराबर अज्यूम करते थे कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस तक, उसके बाद फिर वेरी करने लगती है जो कि हमारे सिलेबस के बाहर है। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखो ऐसा होता है, हमारे पास अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता तो कुछ इस तरीके से बराबर से आना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बीच में एक एक्सट्रीमली ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा आता है, सबसे ज़्यादा ब्राइट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा है उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाती है, अगले वाले की और ब्राइटनेस कम हो जाती है। और सिर्फ ब्राइटनेस नहीं कम होती है, उसकी थिकनेस में भी अंतर आता है। देखो यहाँ पर सारे के सारे ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये सारे डिस्टेंसेस हैं लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो है हमारा 2 लेमडा डी बाई ए, ठीक है, ट्वाइस। लेकिन बाकी सारे सिंगल सिंगल ही है, ठीक है, बाकी सारे सिंगल है। तो बीच वाला कुछ ज़्यादा ही ब्राइट भी है और कुछ ज़्यादा ही चौड़ा भी है, दुगना चौड़ा है। तो यहाँ पे आप फ्रिंज विड्थ किसे बोलोगे? फ्रिंज सबसे जो ब्राइट है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है 2 लेमडा डी बाई ए, जबकि हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये 2 का फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस आता है वो हो जाता है ए साइन थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे अगर हम बात करें, और उसी की वैल्यू हो जाती है ए वाई अपॉन डी। क्लियर? ये पाथ डिफरेंस हमारे यंग्स डबल स्लिट में भी सेम फॉर्मूला था, वहाँ पे बस ए की जगह हम स्मॉल डी यूज़ करते थे। क्या आता था? वाई डी बाई डी। किसी भी वाई पॉइंट पर दो कोनों से आने वाली लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस ये होता था। अब इस पाथ डिफरेंस के साथ करें क्या? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर पाथ डिफरेंस 0 होता था तो मैक्सिमा होता था, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा होता था तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, फिर मैक्सिमा आता था, 2 लेमडा पे भी मैक्सिमा आता था, 3 लेमडा पे भी मैक्सिमा आता था। इस केस में हमारा के थोड़ी गड़बड़ हो जाती। जब भी पाथ डिफरेंस लेमडा है तो मिनिमा है, 2 लेमडा पे भी मिनिमा है, 3 लेमडा पे भी मिनिमा है, राइट? यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। और ये देखो 1.5 लेमडा यानी कि 1.5 लेमडा, क्या बोलूँ उसको, 1.5 लेमडा यंग्स डबल स्प्लिट में हमारे पास मिनिमा आ जाता है, यहाँ पे मैक्सिमा आ जाता है। ठीक, यहाँ पे 2.5 लेमडा पे हमारे पास यंग्स डबल स्प्लिट में मिनिमा था, अब की बार मैक्सिमा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिना, जो कि YDSE में था वो यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे इनिशियली तो मैक्सिमा होता है, फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ये हमारा चौड़ा फ्रिंज था, फिर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा वो सब चलता रहता है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, सॉल्व करना शुरू करते हैं। एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, the phase difference between the Huygens wavelet from edge of the slit
एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट इज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल। इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो इसी से क्लियर हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास इस तरीके से सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, हमारे पास पता है हमें इस तरीके से मैक्सिमा कुछ मिलता है और फिर इधर जाती होंगी चीज़ें। हमारे पास एक लाइट यहाँ से आती है और एक लाइट, देखो एक बोला हमें किसी भी एक्सट्रीम से और दूसरा मिड पॉइंट से, दूसरा मिड पॉइंट से यानी यहाँ से मान लो इस तरीके से पहुंचे ऐसे। इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए कि यहाँ पर मिनिमा बने, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वही मान लो यहाँ से थोड़ा नीचे से दूसरी लाइट आ रही है, उसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। यहाँ से कोई आ रही होगी, यहाँ से कोई आ रही होगी, सेम अमाउंट में हम नीचे से रख गए, इनके बीच में भी उतना ही फेज डिफरेंस होने वाला है क्योंकि इनका भी एंगल ऑलमोस्ट थीटा ही है वहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ से जो लाइट जा रही है उनके बीच में भी सेम फेज डिफरेंस होने वाला है, और इन सभी को ये आपस में अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेट रिजल्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो लाइट आई है उनके बीच में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, यानी कि पाथ डिफरेंस पूछोगे तो λ/2, फेज डिफरेंस पूछोगे तो पाई। तो हमारा आंसर आ जाता है पाई रेडियन, और इससे ज़्यादा क्लियर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, बस यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A parallel beam of light of wavelength lambda is incident normally on a narrow slit, ठीक है। A diffraction pattern is formed on the screen placed perpendicular to the direction of the incident beam. At the second minimum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit, इस बार एक edge और एक mid point नहीं है, इस बार दोनों edges हैं, तो ध्यान देना, फिर से कोई गलती नहीं करेगा। हमारे पास इस तरीके से edges हैं और हमारे पहले स्क्रीन बनाते हैं हम। ये रही हमारी स्क्रीन। किस जगह पे पूछा है? एट द सेकेंड मिनिमम। सबसे पहले तो फर्स्ट मैक्सिमा बनाओ, ये रहा हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। फिर हमारा ये फर्स्ट मिनिमा है और ये है हमारा सेकेंड मिनिमा। मिड पॉइंट और एक एज से पूछते तो इस पॉइंट पे कितना होता है हमारा फेज डिफरेंस? पाई। लेकिन अगर दोनों एजेस से पूछोगे तो यहाँ पर हमारा फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई। दिस इज 2 पाई। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास हो जाता है 4 पाई। इस तरीके से 2 पाई 4 पाई, जब भी पाई के इवन मल्टीपल्स आते जाएंगे हमारे पास मिनिमम आता है। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे भी फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। यहाँ पे हमारे पास होगा 4 पाई। मिनिमा के लिए इस जगह पे यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे होगा हमारे पास कितना? 3 पाई। यहाँ पे भी होगा हमारे पास 3 पाई। ये है हमारा 0, ये है हमारा सिर्फ पाई, ये है पाई। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। 2 पाई 4 पाई मिनिमा है, 2 पाई 4 पाई मिनिमा है। सेकंड पे आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A parallel beam of monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident normally on a single narrow slit of width 0.001 millimeter. बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली हो गई है तो। The light is focused by a convex lens on a screen placed in focal plane. The first minimum will be formed for the angle of diffraction equal to. ये चल क्या रहा है? पहली बात तो बीच में लेंस क्यों आ गया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये स्लिट है पतली सी, और हो क्या रहा है? फर्स्ट मिनिमम विल बी फॉर्म फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इक्वल टू। हमें यहाँ से बेसिकली वो एंगल पता करना है किस एंगल पे हमारे पास मिनिमा आ रहा होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, उसकी वैल्यू हो जाती है ए साइन थीटा। और हमें फर्स्ट मिनिमम के लिए हमें पता है ये जो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स के कारण जो फेज डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू होनी चाहिए लेमडा। ए साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए लेमडा के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेमडा डिवाइडेड बाई ए। लेमडा की वैल्यू है 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई ए, यानी कि स्लिट विड्थ है 0.001 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है वैल्यू? ये आ जाती है
5 into 10 raised to power 10 minus 3 minus 3 minus 3 minus 1 which is equal to 0.5, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताओ यार, ये 30 डिग्री किसी एंगल से लग रहा है आपको स्मॉल एंगल है? तो ऐसा बहुत बार नीट में हुआ है, स्मॉल एंगल बोल के बड़े बड़े एंगल आ जाते हैं। A beam of light lambda is equal to 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 millimeter wide and resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away। ठीक है, हमारे पास स्क्रीन है जो कि यहाँ से 2 मीटर दूरी पर है। The distance between the first dark fringes on either side of the central bright fringe। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो यहाँ से हमारी जो इस तरीके से ये बनता है, इसमें हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है? ये होती है लैम्डा डी बाय ए। ये वाला भी होता है लैम्डा डी बाय ए। या फ्रिंज विड्थ का सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंगल स्लिट वाले के लिए होता है 2 लैम्डा डी बाय ए, जो कि हमारे ब्राइटेस्ट फ्रिंज की विड्थ होती है। वही हमसे सवाल में पूछी गई है। वैल्यूज रखते जाओ। 2 लेमडा की वैल्यू है 600 इंटू 10⁻⁻⁹। कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर अगेन, और ए की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 to 4, 4 इंटू 6 24 इंटू 10⁻⁻4 मीटर विच इज इक्वल टू 2.4 millimeter। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda, diffraction is produced by a single slit whose width a is of the wavelength of the light. Okay, if d is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima will be। अरे यार ये क्या सवाल है, ये सारी की सारी वैल्यूज दी गई है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है वो हो जाती है 2 लैम्डा डी बाई ए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट। इलेक्ट्रॉन आ गए इस बार हमारे पास लाइट नहीं है, इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इंटरफेरेंस किसी भी वेव का हो सकता है। यहाँ पे वेव पार्टिकल डुअलिटी हो रही है, कुछ तो हो रहा है। अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज प्लेस। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब उस पर जब भी इलेक्ट्रॉन आके पड़ेगा लाइट निकलेगी उसमें से, तो हम इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर पाएंगे। इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब वही विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हमसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ या फिर उसकी एंगुलर विड्थ, कोई भी चीज़ अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी बढ़ रही होगी। तो हमारे पास जो विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा, उसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी बाय ए। अब ये लैम्डा क्या चीज़ होती है? ये होती है वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन में कौन सी वेवलेंथ? तो यहाँ पर आ जाएंगे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी में। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है h/p। P क्या होता है? प्रेशर नहीं, मोमेंटम, विच इज इक्वल टू h/mv। मान लेते हैं मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है अगर, तो क्या इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो बीटा की वैल्यू हो जाती है 2hd/amv। अगर हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो हमारे बीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ। ये बहुत ही अजीब सा सवाल है, लेकिन वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है, पहली बात तो हमें बताया गया है कि द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। हमारे पास फर्स्ट मिनिमम है। देखो डेल्टा एक्स जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं स्लिट्स के, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास लेमडा होती है तो हमें मिनिमम मिलता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है? ए
साइन थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आई होगी, वो आई होगी लेमडा के बराबर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है लेमडा इज इक्वल टू ए इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये हो जाता है a/2। फिर अब हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारा यहाँ पे बना लेना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से मैक्सिमा होता है, फिर यहाँ पर इस तरीके से मिनिमा होता है। हमसे क्या पूछा है, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना होता है लेमडा का। यहाँ पर मैक्सिमा जो कि हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा है, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, उसके लिए पार्ट डिफरेंस हो जाता है 3/2 लेमडा, राइट। तो अब हमें कर देना है हमारा डेल्टा एक्स डैश या फिर डेल्टा x2 बोल देता हूँ, इज इक्वल टू a साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया वो 3/2 लेमडा। यहाँ पर वैल्यूज रखते जाओ, लेमडा की वैल्यू रख देंगे हम a/2, जो कि हमें यहाँ से पता चला था, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3/2 इंटू a/2। a से a कट गया और हमारे पास आ गया साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 3/4, यानी कि थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा in the Fraunhofer diffraction for lambda is equal to 6000 angstrom is theta naught. When the same slit is illuminated by another monochromatic light, the angular width decreases by 30%. The wavelength of this light is, तो देखो हमारे पास जो विड्थ होती है ना वो क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा डी बाय डी। अगर हमने लाइट बदल दी और बीटा हमारा हो गया 0.7 टाइम्स, यानी कि 70% ही रह गया है, 30% कम हो गया है, तो इसका मतलब लेमडा डैश इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स लेमडा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.7 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, 6 7s आर 42 एंगस्ट्रॉन्ग। हमारा आंसर आ जाता है सी। बहुत ही लल्लू सा सवाल था। इसी के साथ हमने यंग्स सिंगल स्लिट, नहीं यंग्स का नहीं है ये, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास जब भी हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते थे, ऐसे हमारे पास स्क्रीन होती थी, तो हम इन स्लिट्स को हम क्या मान लेते थे, ये हैं पॉइंट सोर्सेज। लेकिन एक्चुअली पॉइंट सोर्सेज कैसे हो सकते हैं यार, उनकी कुछ तो थिकनेस रही होगी, कुछ ना कुछ तो थिकनेस आएगी, और जैसे ही थिकनेस आ जाएगी तो पहले हम इंटरफेरेंस करा देते, अब डिफ्रैक्शन भी उसमें घुस जाएगा, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। देखो अगर सिर्फ हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा होता तो हमारे पास बीच में मैक्सिमा होता, फिर मिनिमा होता, फिर मैक्सिमा होता, फिर मिनिमा होता, फिर मैक्सिमा, इस तरीके से हमारे पास डबल स्लिट पैटर्न होता। हम मान के चलते हैं उसमें जिस रेंज तक हमें कवर करना होता है कि हमारे पास सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। लेकिन अब इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न। एक्चुअली हमें सेंटर में देखो ये वाला जो है, जो एनवेलप की तरह काम करता है, ये है हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, और उसके बीच में हमें मिलती है हमारे कौन से यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। तो एक्चुअली जो हमें दिखाई देगा, ये लाल वाले को उड़ा दो, एक्चुअली हमें ये चीज़ दिखाई देती है, ये हमें दिखाई देती है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें बना करके रखना पड़ता है। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न एक एनवलप की तरह काम करता है कि जो भी हो रहा है भाई उसी के अंदर हो रहा है, उसके बाहर कोई नहीं निकलेगा, ठीक है, उसके बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो ये सारे के सारे यहाँ तक जाने थे इस तरीके से, और वो कोई नहीं आता है, वो एनवलप हो जाता है। अब इसमें एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बने, और नंबर ऑफ फ्रिंज बने कहाँ पर, पूछेंगे तो सिर्फ ये सेंट्रल जो मैक्सिमा है उसके अंदर। सेंट्रल मैक्सिमा की हमारे पास विड्थ अगर हम सिंगल स्लिट पैटर्न के हिसाब से देखें तो वो क्या होता है 2 लेमडा डी बाई ए। ये लेमडा डी बाई ए सिर्फ हाफ का मैंने बनाया है, तो टोटल विड्थ कितनी होती है 2 लेमडा डी बाई ए। ओके 2 लेमडा डी बाई ए। और हमारे पास किन्हीं भी दो पीक के बीच में डिफरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो कितना हो जाता था लेमडा डी बाई डी। यहाँ पर डी क्या है, दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे उससे क्या मिल जाती है कि हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने फ्रिंजेस बने हैं, और वो आंसर आ जाता है 2d बाई ए। बस इससे सवाल आते हैं
लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, हमें जो फ्रिंजेस दिखेंगे वो ऑड नंबर में दिखेंगे कि इवन नंबर में दिखेंगे? देखो यहाँ अगर हम फॉर्मूले से देखें तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज कैसे होगी? देखो या तो ऐसा होगा कि हमें ये एक सेंटर वाला तो दिखना ही है, ये तो दिखना ही है, कहीं नहीं गया ये। फिर अगर दिखेगा तो ये दिखेगा, तो ये वाला भी दिखेगा, सिमेट्री है। और ये दिखेगा तो ये वाला भी दिखेगा, कोई और दिखेगा तो ये वाला भी दिखेगा। तो हमें हमेशा ऑड नंबर दिखना चाहिए, राइट? लेकिन क्वेश्चन सीधे अगर आप फॉर्मूले से बना दोगे तो देखो क्या होता है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। सारी की सारी वैल्यूज लिखते जाएंगे और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो डी जो कि हमारे स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1 मिलीमीटर और हमारी कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है? वो है 1 मीटर। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 500 नैनोमीटर is used. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern? कैसे हो सकता है यार? या तो 9 दिखेंगे या 11 दिखेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बीटा सिंगल स्लिट उसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा डी बाय ए। हमारे पास बीटा वाई डी एस ई उसकी वैल्यू होती है लेमडा डी बाई डी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हमें दिखाई देंगे उतनी बड़ी बिट में छोटी छोटी उसको डिवाइड कर दो यार, तो वो आ जाता है बीटा सिंगल डिवाइडेड बाई बीटा वाई डी एस ई। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? देखो आप डिवाइड करो, 2 लेमडा डी अपॉन ए अपॉन लेमडा डी बाई डी। इसकी वैल्यू आ जाती है 2d बाय ए। अब n की वैल्यू वैसे तो मैं 11 रखना चाहूँगा कि अगर मुझे 10 मैक्सिमा देखना है तो 11 तो बड़ा, पर ठीक है हम क्वेश्चन में 10 रख देते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी थी क्या? कितनी दे रखी थी? डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। तो ये 10 नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ ए। हमारे पास आंसर आ जाता है ए इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन फॉर्मूलों के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इससे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कोई इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है। तो आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो है होगा कुछ रिजॉल्विंग पावर। बहुत लोगों के ऊपर से जाती है चीज़, मेरे भी ऊपर से जाती थी कभी कभी। ये इसलिए भी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एम्पेरिकल रिलेशन से आते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, हम समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या है। मान लो मुझसे बहुत दूर एक पहाड़ है, पहाड़ मुझे कितना सा दिखेगा? इतना सा, ठीक। उसकी पीक से लेकर उसके फुटहिल तक, मान लो माउंट एवरेस्ट है, वो 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है मुझे कितनी दिख रही है? 2 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे यार वो 2 डिग्री दिख रहा है। और अगर उसमें 2 डिग्री के बीच में मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ तो मुझे दिखेगा भी वो पहाड़ है, नहीं तो मुझे दिखेगा ही नहीं कि वहाँ पहाड़ है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी हम रिजॉल्विंग पावर देखेंगे, हम एंगल्स में देखेंगे कि उसको एंगल में कितना देख पा रहा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं टेलीस्कोप्स के लिए। टेलीस्कोप में हमारे पास, अब देखो थ्योरेटिकली तो हम कुछ भी कर सकते हैं कि यार इसको थीटा की वैल्यू बहुत ही कम करते चले जाओ, यहाँ पे फिर फोकस पे उसकी इमेज बना के उसको दूसरी तरफ हम मैग्नीफाई कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके साथ, इमेज बना लेंगे, कुछ भी खेल लेंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो यहाँ से जब लाइट आकर के यहाँ इमेज बनाएगी, अगर वो इमेज ही शार्प नहीं बनेगी तो फिर उसकी सेकेंडरी इमेज बना के बड़ा करके देखोगे क्या चीज़? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास एक मिनिमम एंगल की वैल्यू आ जाती है कि मिनिमम इतना एंगल रहेगा, उन चीज़ों को आप देख पाओगे, उससे छोटे एंगल की चीज़ों को आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आ जाती है यहाँ पे। तो वो रेजोल्यूशन की लिमिट क्या है? ये फॉर्मूला कहीं से आ गया है, इसका डेरिवेशन कुछ नहीं होता है, हमें नहीं करना है, हमारे स्कोप से बाहर है। थीटा जो कि मिनिमम हम देख सकते हैं, जो कि लिमिट है, इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाय डी। यहाँ पर लेमडा क्या है? जिस लाइट को यूज किया जा रहा है उसकी वेवलेंथ है। और ये कैपिटल डी क्या है? डायोप्टर्स में पावर है क्या लेंस की? नहीं, ये है डायमीटर ऑफ द लेंस यूज। और इस केस में क्योंकि टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में आगे वाले लेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस है वो। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का जो भी लेंस है उसके डायमीटर है।
तो इससे हमारे पास थीटा आ जाता है। ओके, तो हमारे पास ये थीटा है इस तरीके से। अब हमसे मान लो पूछा जाए कि ये जो पहाड़ यहाँ पे था इतनी दूरी पर, उसकी हाइट कितनी थी जिसको तुम रिजॉल्व कर सकते हो। तो अगर हमें कोई ये वाला डिस्टेंस दे दे कि भाई वो पहाड़ मुझसे 10 किलोमीटर दूर है, वैसे तो 10 किलोमीटर दूर का कुछ दिखता नहीं है, अगर मुझे ये 10 किलोमीटर मिल जाए और ये ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना रेडियंस में, तो क्या यहाँ पे हम वो अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और कर लेंगे। हमारे पास जो हाइट हमें मिलती है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा मल्टीप्लाइड बाई वो कितनी दूर था, बस। तो इसी से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर डी ओ इज इक्वल टू 1.22 लेमडा एफ अपॉन डी। अच्छा, ये यहाँ पर एफ हमने क्यों किया है, अगर हम इस तरफ देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है उसमें 2 पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, और अगर हमसे यहाँ पूछा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट कितनी दूर है, तो हम इस वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? यहाँ पर कितना, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होगे। ओके, अब आते हैं माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो जाती है। माइक्रोस्कोप में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है इस तरीके से, और उसके पास में ही हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है जिसे हमें देखना है। अब उस ऑब्जेक्ट में मान लो एक मक्खी है, उसकी 2 आंखें हैं जो कि बहुत पास में होंगी। हमें एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होगा कि उनके बीच में, तभी हम उनको देख पाएंगे, नहीं तो वो हमें एक स्पॉट की तरह दिखाई देगा। वो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो वो पता करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, सीधे के सीधे इसको याद कर लो। डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन 2n साइन बीटा। यहाँ पर 1.22 एक कांस्टेंट है, लेमडा जो लाइट को यूज किया जा रहा है वो है, 2 फ्री नंबर है, n की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में है हम, इस मीडियम में हम है, और साइन बीटा क्या है, जो बीटा होता है वो हाफ एंगल होता है जो भी सबटेंड किया जाता है। मान लो ये लेंस है तो ये इसको हम हाफ एंगल को लेते हैं, पता नहीं क्यों फुल एंगल को भी लेके कर सकते थे, फॉर्मूले बना सकते थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास 2 माइक्रोस्कोप है, एक माइक्रोस्कोप 1 मिलीमीटर तक के 2 डिस्टेंसेस को बीच में देख सकता है, और एक है जो 1 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग वर्सेस 1 मिलीमीटर, वो इसको भी रिजॉल्व कर सकता है। एक है जो सिर्फ 1 मिलीमीटर को रिजॉल्व कर सकता है। तो इनमें से ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग वाला। लेकिन अगर नंबर्स में बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग तो छोटा होता है 1 मिलीमीटर से। तो रिजॉल्विंग पावर को बताने के लिए हमने उसको इन्वर्स कर दिया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो वो बन जाता है हमारा रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। जैसे हम फोकस वाली भी पावर को निकालते हैं ना, डायोप्टर्स में 1/f कर देते हैं, जिसकी जितनी छोटी फोकल लेंथ उसकी पावर उतनी ज़्यादा। तो हमारे पास ये 2 बस फॉर्मूले हैं। अब इनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में भी हैं और नीट में भी 1 ही 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is। पहली बात तो देखो ऑप्शंस हमसे पूछे हैं रेडियन में, तो हमें एक एंगल पता करना है। तो हमारे पास ऐसे मान लो यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप लगा है, यहाँ पे कहीं वो स्टार है, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटा सा एंगल बना रहे होंगे, ये स्टार, ये बहुत ही छोटा सा एंगल होगा, वही उसकी लिमिट हो जाएगी कि इसके बाद में हम ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। तो उस लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाय टी। सारी वैल्यूज रख दो, 1.22 लेमडा कितना है 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना है 2 मीटर। सारी यूनिट्स ऐसा यूनिट में डालोगे तो आंसर किस में आएगा, रेडियन में। कुछ और कर दोगे तो डिग्री और ये सब मत करना, सब रेडियन में आता है यहाँ पे। सॉल्व करो इसको यार, ये हो जाता है 3 से कट जाएगा, 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, अगर कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है तो, नहीं पता है तो सोचते रह जाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A paper with 2 marks having separation D is held normal to the line of sight of an observer at distance 50 मीटर। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है, उससे 50 मीटर की दूरी पे हैं हम, और यहाँ पर एक पेपर है इस तरीके से, उसमें हमने 2 लाइन बना दी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, हम ऑब्जर्वर से पूछेंगे तेरे को दिख रही है क्या 2 लाइन अलग अलग,
नहीं दिख रही है, दिख रही है तो तुम्हारी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है, नहीं दिख रही यानी तुम्हारी पावर अच्छी नहीं है, चश्मे वश्मे लगाओ या कुछ करो। वैसे 50 मीटर दूरी पे तो यार बहुत चीज़ें दिखना गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। द डायमीटर ऑफ द आई लेंस ऑफ द ऑब्जर्वर इज 2 मिलीमीटर, हमारे पास इसका डायामीटर है विच इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। अब एक बात बताओ, हमारी आंख तो जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो क्या आप इसको बोल सकते हो माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही है, दूर की चीज़ देखते हैं तो टेलीस्कोप की तरह काम कर रही है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, बहुत दूर है ये, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेलीस्कोप को, ठीक है। टेलीस्कोप का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ डी so that the marks can be seen as separate? The mean wavelength of the visible light may be taken as 5000 angstrom. पहली बात तो हम लिमिट पता करते हैं। देखो वो रेजोल्यूशन की लिमिट, थीटा की लिमिट जो डिस्टिंग्विश की जा सकती है, थीटा लिमिट, उसका फॉर्मूला है हमारे पास 1.22 लेम्डा अपॉन डायमीटर। अब हमारे पास ये वाला थीटा है, तो क्या हम ये वाली डिस्टेंस पता कर सकते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस डी की जो लिमिट होगी, लिमिट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स, अरे इज इक्वल टू एक्स tan थीटा विच इज अप्रॉक्सीमेटली एक्स थीटा, क्लियर, विच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 50 मीटर की दूरी पर है, मल्टीप्लाई करो 1.22 से, मल्टीप्लाई कर दो लेमडा की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम से, डिवाइड कर दो इसको डायमीटर जो है 2 मिलीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻³ से, और यहाँ पर 10⁻⁻10 तो है ही है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1.22, ये कट जाएगा 25 टाइम्स 25 इंटू 5 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो हमारे पास आ जाता है, अगर सेंटीमीटर और इसमें आंसर पूछा ना, क्या लेके आए यार आंसर, यह था 1.22 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। अच्छा हमारे पास देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कभी भी ये 125 वाला फिगर हमारे पास नहीं आने वाला है, ठीक है, ये 2.5 भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस गलत है, उन्होंने ये 1.25 को इग्नोर कर दिया है। बहुत लोग ये थीटा लिमिट का फॉर्मूला 1.22 को इसमें से उड़ा भी देते हैं, उसकी वैल्यू सिर्फ लेमडा बाई डी भी ले लेते हैं, जबकि अभी पिछले ही सवाल में हमने 1.22 लेमडा बाई डी को यूज़ किया था। इस बार ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ लेमडा बाई डी लेकर के यूज़ करना है। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिले तो नीट में ये बहुत बार हुआ है, तो इस बार इसका आंसर हम मार्क कर देंगे बी। हमने लिबर्टी दे दी नीट को कि चलो तुमने 1.22 को ड्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहाँ पे भी सेम झोल है। A telescope has an objective lens of 10 centimeter diameter and is situated at a distance of 1 kilometer from two objects. Okay, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही पास है। क्या आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे ये दो जो डॉट मैंने बनाए? नहीं तो आपके इंटरनेट की रिजॉल्विंग पावर सही नहीं है। चलो डॉट्स को थोड़ा दूर बना देते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, हमारे पास एक लेंस है, लेंस का डायामीटर है 0.1 मीटर। मैं सारी यूनिट्स एसआई में कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व्ड by the telescope when the mean wavelength of light is 5000 angstrom is of the order of। तो कैसे करेंगे, पहले हम थीटा लिमिट पता कर लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, थीटा लिमिट इज 1.22 लेमडा बाय डी। ओके, हमसे अगर इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है तो उस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ डी। डी इज इक्वल टू 1000 टाइम्स थीटा मिनिमम, क्योंकि 1000 इज 1 किलोमीटर इंटू टैन थीटा। टैन थीटा की जगह मैं सिर्फ थीटा लिख दूंगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखो, सारी वैल्यू रखते हो, 1000 इंटू 1.22 इंटू लेमडा की वैल्यू है 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय डायमीटर, उसकी वैल्यू है 0.1। यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 1.22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1.22 इंटू 5 मिलीमीटर। अब अगेन ये 1.22 हमारा फिर गायब हो गया फॉर्मूले में तो है 1.22। यहाँ पर फिर से हमसे सिर्फ ऑर्डर ऑफ बोल करके, चलो इसमें क्वेश्चन में ही उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन पूछा है तो हम इस 1.22 को उड़ा सकते हैं, हम सिर्फ आंसर मार्क कर देंगे
5 मिलीमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझो इसकी कितनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर है। अगर इतना बड़ा लेंस होता है, 10 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना बड़ा, तो हम 1 किलोमीटर की दूरी पर 5 मिलीमीटर, कितना होता है 5 मिलीमीटर, आधा सेंटीमीटर, उसको भी देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें इतनी बड़ी आँख चाहिए। हमारी आँख तो नहीं है इतनी बड़ी, हमारी तो इतनी सी है। असली डायनासोर होता तो मे बी इसकी आँख बहुत बड़ी होती, पर पता नहीं यार, इसकी आंखें गोल खुलती भी नहीं है, ये अलग टाइप की है। काम करेगी भी नहीं कि नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप एट ए वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। बताओ, 1.22 लगा के सॉल्व करूँ या बिना उसके सॉल्व करूँ, जल्दी जल्दी बताओ। तो हमारे पास देखो थीटा लिमिट, यही तो पूछा है हमसे। द एंगुलर रेजोल्यूशन, थीटा लिमिटिंग होता है वो, ऑफ उसकी वैल्यू होती है 1.22 इंटू लेमडा बाय डी इज इक्वल टू 1.22 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड डायमीटर की वैल्यू है 0.1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1.22। इसको मल्टीप्लाई करो यार पहले तो, 1.22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अच्छा, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। कैसे? आ जाओ चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में आ जाओ। फिर से आपने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10⁻⁻6 होता, और ये 5 है, और 5 से छोटा होता तो 10⁻⁻6 होता है। ये 5 से बड़ा हो जाएगा, 5 इंटू 1.22 तो डेफिनेटली 5 से बड़ा हो जाएगा। ये हो जाना चाहिए 10⁻⁻5 रेडियन। क्या है, हमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है 10⁻⁻5? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो आंसर आई थिंक वो आना चाहिए था, पर अभी हम 10⁻⁻6 को ही मार्क कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे कैसे ऑप्शन है यार, ये क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, हम याद रखें ये या नहीं रखें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर 2 वेवलेंथ्स λ1 इज इक्वल टू इतना, λ2 इज इक्वल टू इतना इज। ये हुआ अच्छा सवाल, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक माइक्रोस्कोप है, उससे हम कोई भी जो मिनिमम डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, किन्हीं भी दो छोटे छोटे पॉइंट के बीच छोटा सा डिस्टेंस, उसकी वैल्यू होती है 1.22 लेमडा अपॉन 2n साइन बीटा। क्या हमें बीटा दिया है? नहीं। बीटा होता क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे जो ऑब्जेक्ट रखी होती है उसके बीच का हाफ एंगल को हम बीटा बोलते हैं। ये सब कुछ तो दिया नहीं है। हमसे बोला है कि यार ये जो पावर है ना, पहली बात तो पावर निकालो, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी मिनिमम विच इज इक्वल टू 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लेमडा। इससे हमें पता चलता है कि रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। लेमडा 1 की वैल्यू है 4000, लेमडा 2 की वैल्यू है 6000, तो हम बोल देंगे RP1 अपॉन RP2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6000 अपॉन 2000 नहीं है 4000 है सॉरी, विच इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ रिजॉल्विंग पावर के सारे क्वेश्चंस को हमने रिजॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास मान लो यहाँ से लाइट इस तरीके से आ रही है और लाइट आती है, अगर हमारे पास ज़्यादा चौड़ी ओपनिंग होती है तो बहुत सारी लाइट इस तरीके से सीधे निकल जाती है वेव फ्रंट से, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइट जो एजेस से है ना वो डिफ्रैक्ट होती जाती है इस तरीके से। तो अगर ये सीधे जाने वाला इफेक्ट प्रोमिनेंट है तो हम बोल देते हैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स काम कर रही है। अगर उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारा कौन सा इफेक्ट हो जाए कि जब ये लाइट डिफ्रैक्ट होकर चौड़ी होने लग गई, फैलने लग गई, तो फिर हम बोलते हैं यहाँ पर हमारी रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है। तो कौन सी लेंथ होगी जिसके बाद वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, उसको हम बोलते हैं फ्रेनेल डिस्टेंस ZF, और उसकी वैल्यू होती है a²/λ। यहाँ पे a क्या है, हमारी स्लिट की जो ओपनिंग है, a वो हो गया, और लेमडा जो भी वेवलेंथ को यूज़ किया जा रहा है वो है। तो आप देखोगे इसमें अगर क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही सवाल आ सकते हैं कि कितनी दूरी तक वो लेंथ कितनी है। कई बार आंसर 10 मीटर आता है, कई बार 10 किलोमीटर भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ है। वैसे नीट में इससे एक भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देखो होता क्या है, हमारे पास लाइट होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड को अभी के लिए भूल जाओ, हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की।
मैग्नेटिक की भी कर सकते हो, पर अभी के लिए इलेक्ट्रिक की कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे 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 वाइब्रेट करता हुआ आगे जाएगा, या ऐसे ऐसे करता हुआ भी उधर जा सकता है। जा उधर ही रहा है, तो लाइट अगर उधर जा रही है तो हो सकता है उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये प्लेन हो, या फिर ये प्लेन हो, या फिर ये प्लेन हो, या फिर कोई सा भी प्लेन हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये लाइट इस तरीके से जा रही है, उसका प्लेन पोलराइजेशन का मैं कैसे बना दूंगा, इस तरीके से, क्योंकि वो ऊपर नीचे की तरफ हो रही है। अगर हमारे पास ऐसी वाली लाइट होती तो मैं उसका कैसे बनाता, इस तरीके से। और मान लो सन से जो लाइट आ रही है वो हर डायरेक्शन में ही होती है, तो उसका मैं कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे 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 जितने बना सकता हूँ उतने बना दूंगा हर तरफ। इसका मतलब ये अनपोलराइज लाइट है, इसका कोई अभी तक किसी पर्टिकुलर प्लेन में पोलराइजेशन नहीं हुआ है। फिर पोलराइजेशन किया कैसे जाता है, हमारे पास कुछ पॉलीमर्स होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं होने देते इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो वाला डाई आउट कर जाता है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ उसके साथ हो जाता है। मान लो हमारे पास इस तरीके की अनपोलराइज लाइट है जो हर प्लेन में उसके वाइब्रेशन हो रहे हैं। जब वो इससे निकलेगी तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन वाली लाइट को ही अलाउ करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10,000 अलग अलग प्लेन्स में पोलराइजेशन हो रहा था, तो इस तरफ हमारे पास सिर्फ एक प्लेन में पोलराइजेशन होगा, तो इसका मतलब 9,999 पोलराइजेशन क्या वो गायब हो गए, क्या वो सारे एब्जॉर्ब हो गए? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अगर मान लो कोई इस तरीके से एंगल वाला था, तो वो यहाँ पर इस एंगल से आएगा, तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट पास हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं कभी भी दो में। तो हमेशा आप उसको एक इसके प्लेन में और दूसरा परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लो, दूसरा वाला नहीं निकल पाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो अगर हमारे पास अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इस तरफ जब वो निकल के आती है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 बचती है, ठीक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। और मान लो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन दे रखी है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट थी इस तरीके से, और पोलराइजर का प्लेन इस तरीके से था कि दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो जितनी इंटेंसिटी बाहर निकलेगी उसकी वैल्यू है, ये मालूज लॉ है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 कर दो तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास पूरी की पूरी लाइट निकल जाएगी, जितनी इंटेंसिटी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू कर दूँ मैं 90 डिग्री, तो फिर कोई लाइट बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर, ये कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो जाता है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। बस यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ट्रिक करती है कि अगर अनपोलराइज लाइट है तो हम मान के चलते हैं कि सभी डायरेक्शन में बराबरी से लाइट्स बिखरी हुई हैं, इसीलिए जब वो निकलती है तो इस टाइम हमारी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाती है। तो पहली बार जब भी पोलराइड लगाया जाएगा, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, पहली बार लगाओगे तो वो तो अनपोलराइज है, हमेशा इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा, स्टार्टिंग से ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, लगा भी नहीं सकता, आपको पता ही नहीं है सन के पोलराइजेशन का एंगल क्या है, कॉस थीटा लाओगे कहाँ से। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिर्फ एक सवाल आया से, लेकिन वो बहुत ही अच्छा सवाल है। टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। P1 P2, P1 का एक्सिस मान लो है ये, तो P2 का है एक्सिस ये। अनपोलराइज्ड लाइट I नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, यहां से आई अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ। अच्छा, पहले एक बात बताओ, अनपोलराइज लाइट जब यहाँ से इधर आएगी, इसकी इंटेंसिटी थी मान लो आई नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि अनपोलराइज को हम पोलराइज करें तो पहली बार में हमारी इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट बाय 2। अब यहाँ पर इसका प्लेन आ चुका होगा, अभी तक हमारे पास कोई प्लेन नहीं था, इसका प्लेन क्या आ जाएगा, अब ये इस प्लेन में है, राइट, क्योंकि इस पोलराइजर से क्या है तो इसी प्लेन में आ जाएगी। फिर मान लो इस लाइट यहाँ से सीधे की सीधे जा रही होती है ऐसे, तो यहाँ पर इस तरफ कितनी लाइट निकलती है हमारा, देखो हमारे पास लाइट इस तरीके से थी, पोलराइजर ऐसा है, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री का, बिल्कुल कोई लाइट नहीं निकलेगी, एब्सोल्यूट 0 लाइट निकलेगी नहीं दूसरी तरफ। लेकिन हमने क्या किया, अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दैट ऑफ P1। तो हमारे पास बीच में यहाँ पर एक ऐसे थर्ड पोलराइजर और लगा दिया P3। अब क्या लाइट दूसरी तरफ निकलेगी, और अब निकल जाती है, यही तो फिजिक्स है। यहाँ पर देखो हमारे पास आई नॉट बाई 2 इस तरीके से था, अब जब लाइट हमारी यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करेगी तो इस पोलराइजर और इस लाइट, इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है 45 डिग्री,
राइट। 45 डिग्री पर जब लाइट निकलेगी तो हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, पहले थी I0/2, अब I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर, ये कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी I0/4, राइट। अब हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो गया है, जो लास्ट पोलराइजर था उसके प्लेन में हम पोलराइज हो चुके हैं, ठीक। फिर हमारे पास एक और पोलराइजर है यहाँ पर ऐसे, इससे जब हम निकलेंगे तो फिर हमारी लाइट कितना एंगल है बताओ, ये और इसमें कितना एंगल है, 45 डिग्री का। तो फिर से हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी I0/4 इंटू कॉस स्क्वायर 45, फिर से इस बार कितना हो जाएगी I0/8, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास फाइनली इंटेंसिटी I0 बचेगी और यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, जो लास्ट पोलराइजर था उसके प्लेन में हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आ जाए। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारे पास बीच में पोलराइजर नहीं था तो कोई लाइट रे इधर नहीं निकल पाती थी, लेकिन एक बीच में हमने पोलराइजर लगा दिया तो वो निकल जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये टॉपिक तो खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास किसी भी सरफेस पे जो इंटरफेस होता है दो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग मीडिया का, अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। इसमें एक स्पेशल एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। उस एंगल की खास बात क्या होती है, ये ज्योमेट्री से आता है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो उनके कारण कुछ स्कैटरिंग कुछ होती है, जिसके कारण पढ़ने के कारण शायद CV रमन को नोबेल प्राइज मिला था, इंडियन साइंटिस्ट को। यहाँ पर अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो जाए 90 डिग्री, तो ये उस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल वाले IB को हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। क्लियर, तो ये हो जाता है हमारा ब्रूस्टर्स एंगल। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो देखो ये एंगल हो जाता है हमारा IB, ये एंगल हो जाता है हमारा IB, ये भी IB हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा 90 माइनस IB, तो ये वाला क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये फिर से हो जाता है IB, तो ये हो जाता है 90 माइनस IB। तो इस तरीके से आप कुछ कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, आ जाता है हमारे पास tan IB इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, इसका मतलब IB की वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी होगी। और बस यही हमारा ब्रूस्टर्स एंगल। अब इसमें पोलराइजेशन के साथ क्या होता है, मान लो यहाँ से लाइट आ रही थी, वो हर तरफ उसका पोलराइजेशन था, हर एक प्लेन में था। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से है और कुछ ये डॉट बनाया हुआ है, डॉट मतलब वो इनटू द प्लेन उसका पोलराइजेशन का प्लेन है। जब लाइट यहाँ पे आएगी तो ये वाली तो एज इट इज इधर आ जाएंगी और जो डॉट वाली है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो लाइट भी पोलराइज हो गई, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी पोलराइज हो गई। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ऐसे होते हैं, मेरे साथ हुआ था ये IIT में जब मैं था, हमारी बिल्डिंग में कुछ व्हाइट पिलर्स थे, मैंने उसकी फोटो खींची, फोटो में वो पिंक आ रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ लाइट पोलराइज हो गई होगी वहाँ पे वो पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्शन के कारण, और फिर उसकी जो थिकनेस होती है ना, वो कैमरा भी सस्ता वाला था, मोबाइल तो उस टाइम मेरे पास प्लास्टिक का होगा। अब थिन फिल्म में पोलराइज लाइट आ रही है तो कुछ वहाँ पर इंटरफेरेंस वगैरह हो सकता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण, इसलिए वो हल्का पिंक टिंट आ गया था उन सभी पे, जबकि रियलिटी में वो था नहीं वहाँ पे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको भी देखने को मिलते रहेंगे कभी कभी। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला सवाल, अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस of a material of refractive index mu. At particular angle of incidence I, it is found that the refracted and reflected rays are perpendicular to each other. Which of the following options is correct for this situation? तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, at a particular angle of incidence I, it is found that reflected and refracted are perpendicular to each other. This is Brewster's angle. Okay, तो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, वैसे तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। ऐसे पहली बात तो ब्रूस्टर्स एंगल हमेशा 45 डिग्री से बड़ा होता है, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और इससे 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइट रे इधर चली जाएगी। रिफ्रैक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर क्या ही करोगे, हमारे पास ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर प्लेन टू द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है,
देखो यहाँ पर इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ प्लेन। तो कौन सा प्लेन होता है? यही जो कागज जिस पर आप देख रहे हो, जो स्क्रीन देख रहे हो, वही है इंसिडेंस का प्लेन। और हमें पता है कि यहाँ से अगर ऐसे और ऐसे वाली रे आती है तो ये वाली तो ऐसे निकल जाती है नीचे, और ये वाली डॉट वाली इधर रह जाती है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? डॉट को आप बॉल की तरह मानो, तो बॉल आएगी तो टिप खा के इधर चली जाएगी, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास डॉट वाली इधर चल जाती है। और डॉट का मतलब क्या है? उसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके? हमारा जो इंसिडेंट प्लेन जो कागज बना हुआ है उसके। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये यहाँ पे एक और वैल्यू है, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/μ। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। अगर यहाँ पे वैल्यू होती आई इज इक्वल टू tan इनवर्स सिर्फ म्यू, तो वो भी करेक्ट आंसर होता। फिर उस केस में यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देने पड़ते हैं इनको, राइट? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रूस्टर्स एंगल IB फॉर ए सरफेस फॉर एन इंटरफेस शुड बी। इंटरफेस के लिए देखो हमारे पास पता है कि ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू होती है बी, हमारा इसका आंसर आ जाता है। वैसे आप चाहो तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारे पास ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल इस तरीके से। 45 डिग्री से ज़्यादा हमारे इंसिडेंस है, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं IB बोल दूंगा। ब्रूस्टर्स एंगल पे हुआ है। फिर ये हो जाता है ये भी हमारा IB, और इससे 90 डिग्री के एंगल पर हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी इस तरीके से। चलो मार्क करना शुरू करते हैं। दिस इज IB, दिस इज ऑल्सो IB, और ये IB है तो ये कितना बचा? ये वाला बच गया अपना 90 माइनस IB। अब क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाता है हमारा IB, और ये IB हो गया तो ये वाला कितना बचा? 90 माइनस IB। लगाएं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लगा देंगे साइन IB इज इक्वल टू n साइन ऑफ 90 माइनस IB। अच्छा 90 माइनस थीटा साइन का क्या हो जाता है? कॉस थीटा बन जाता है। तो दिस विल बिकम साइन IB इज इक्वल टू n कॉस IB। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा tan IB इज इक्वल टू n। तो अब n की वैल्यू कितनी होती है? 1 से बड़ी हमेशा। तो हमारे पास tan IB की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, यानी कि IB इज मोर देन 45 डिग्री। और इधर कितना हो सकता है? ग्रेजिंग इंसिडेंस से ज़्यादा थोड़ी हो पाएगा वो भी आ जाएगा 90 डिग्री से तो छोटा ही रहेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आता है। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव्स? तो इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। डिफ्रैक्शन होता है क्या? साउंड में होता है। साउंड भी ऐसे ना जाता है, कोई सी भी वेव्स में होता है। नदी के ऊपर आप वो वाली वेव्स बनाओगे ना, मैटर वेव्स, उसमें भी हो जाता है। कोहेरेंस, ठीक है, साउंड भी कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। 2 स्पीकर लगाते हैं, अभी मैं लगाऊंगा तो कोहेरेंट सोर्स की तरह वो काम करते हैं, एक साथ बजता है। पोलराइजेशन ये साउंड में नहीं होता है, पोलराइजेशन सिर्फ लाइट में होता है। ठीक है, इसी के साथ हमने पूरा का पूरा चैप्टर एंड कर लिया। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ कि सारे के सारे कलरफुल नोट्स, इस नोट्स की PDF और कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिए आ जाना bit.ly/physicsandgame। बहुत लोग बोलते हैं चल नहीं रहा, लिंक पे टैप करते हैं। ब्राउजर में जाओ, टाइप करो, इसको याद करना आसान है, जोर से बोलो bit.ly/physicsandgame। याद कर लोगे, फिजिक्स आपके लिए एंड गेम हो गया, सारी चीज़ें खत्म, कुछ और कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। और प्लीज़ यार वीडियोस को शेयर कर दिया करो, कहीं डाल दिया करो, व्यूज़ बहुत ही कम है। और फॉलो करो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जब भी मेरी फ्री क्लासेस होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, या पेड होगी तब भी नोटिफिकेशन आएगा। एंड यूज़ माई कोड विक्रांत टू अनलॉक योर फ्री प्लान ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो लेट्स स्टडी लाइफ, यूज़ माई कोड विक्रांत ऑन द ऐप, एंड दिस इज एंड गेम। बाय बाय।